नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। देश मांगे यूसीसी, हैशटैग भारत फॉर यूसीसी, और इस मुहिम के साथ आप भी जुड़ सकते हैं क्योंकि यूसीसी पर लॉ कमीशन की तरफ से मांगे हुए सुझाव की डेडलाइन आज खत्म हो रही है और यूसीसी के समर्थन में भारत 24 की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम को आम लोगों का जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। देखिए, ये जो भारत 24 की मुहिम है यूसीसी के समर्थन में, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी मिस कॉल करते हुए देखिए इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं और अब तक 35,000 से ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जब देश एक है तो कानून एक क्यों ना हो। देश भर में पिछले कुछ दिनों से समान नागरिक संहिता पर लगातार बहस चल रही है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब संविधान किसी धर्म, किसी व्यक्ति या फिर किसी जाति से कोई भेदभाव और फर्क नहीं करता है, तो फिर आजादी के 76 साल बाद भी पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज भी हमारे देश की बेटियों के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है? और क्यों बेटियों के अवसर और अधिकारों को मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है? क्या यह जरूरी नहीं कि इन सभी चीजों को खत्म किया जाए, क्योंकि अब समय आ गया है कि ये भेदभाव और पक्षपात खत्म होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और इसी बीच यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक लगभग 32,000 से ज्यादा लोग इसको अपना समर्थन दे चुके हैं। जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इससे यह पता चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है। लेकिन देखिए, ऐसे में सवाल एक बार फिर से वही अहम कि जब पूरा देश समान नागरिक संहिता की मांग कर रहा है, तो फिर कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर जब पहुंचे थे, तो एक बार फिर से उनकी तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया था। सुनवाते हैं आपको क्या कहा था देश के मुखिया ने। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो देखिए, सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति और इससे आपको भी जुड़ना है। प्रधानमंत्री को आपने सुना इसको लेकर क्या कहा, लेकिन कथावाचक मोरारी बापू ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी आप सुनिए। यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार हैं बापू? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको सरकार लाने पर विचार कर रही है, जहां पर स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं होगा, जहां पर कोई धर्म जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म है, लेकिन सिविल मैटर्स जो होते हैं जैसे शादी को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, उनको लेकर सबका एक नियम होगा, एक कानून होगा। आपको लगता है कि एक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए? सबका जिसमें हित हो, सबका कल्याण जिससे जुड़ा हो, सबकी नेकी
नेकता और एकता जिसमें समन्वित हो, ऐसा होता हो तो सबके हित में हो तो करना चाहिए। समान आचार संहिता को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। यूसीसी शास्त्री जी इस पर क्या राय रखते हैं? होना चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम। ये एक बाप के दो बेटे, तो दोनों में बंटवारा अलग अलग क्यों? दोनों को फैसिलिटी अलग अलग क्यों? जब एक ही बाप की संतान है और भारत माता की सब संतान है, ऐसा अगर सब कहते तो फिर जो हमें रूल्स फॉलो करना है वो आप भी कीजिए। आपको विशेष सुविधा 5 स्टार की, हमें 3 स्टार, वाई? तो उचित। तो यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन आपको लगता है? सनातनीय हिंदू राष्ट्र एकता का ही तो प्रतीक है। सब समान, सब समान, सब समान। सामाजिक समरसता, यूसीसी क्या, समान नागरिक, आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें सबको समान व्यवस्था। हाँ, मतलब आईपीसी अलग है और वो क्षमा कीजिए, इसमें ये जो सिविल में मैटर्स हैं, शादी है, शादी है, बंटवारा है, इसको लेकर के उनके लिए जो अलग कोर्ट है उसकी व्यवस्था जैसे उनके लिए समान, वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र में सब समान। तो आपको लगता है इसको सबको मानना चाहिए? और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? खतरे में आ जाएगा, इसकी स्थिति तो उन्हें पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। देखिए, यूसीसी चूंकि सबके संतुष्टिकरण के लिए और सबके सशक्तिकरण के लिए है, और देश के अंदर लंबे समय से ये मांग होती रही है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो देवभूमि उत्तराखंड इसमें आगे आई है। देवभूमि के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है, यहाँ हम लोगों को ही मौका दिया है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, और उत्तराखंड देवभूमि में जो शुरुआत हो रही है वो तय मानिए कि देवों की भी कृपा है, भगवान की भी इच्छा है। हैशटैग भारत मांगे यूसीसी, देश मांगे यूसीसी। और इस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए, मिस कॉल दीजिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। लेकिन फिर वही बात, जब देश एक है तो एक कानून ही होना चाहिए। और इसी के साथ कई ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या, और इसका जवाब है कि इस कानून के तहत सभी के लिए एक कानून होता है। सवाल यह है कि सरकार का इस पर रुख क्या है, तो इसका जवाब यह है कि बीजेपी सरकार यूसीसी की वकालत करती है। सवाल यह भी है कि इस पर विपक्ष का रुख क्या है। जवाब यह है कि विपक्ष का रुख इस पर मिला जुला है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो कि इसके विरोध में हैं। सवाल यह भी है कि यूसीसी से आखिर बदल क्या जाएगा अभी की स्थिति में। इसका जवाब यह है कि जैसे ही यूसीसी लागू होगा, उसके होने के बाद मौजूदा कानून निरस्त हो जाएगा और सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा, एक कानून होगा। सवाल यह भी है कि क्या संविधान में इसकी इजाजत है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब जब इस पर चर्चा होती है तो संवैधानिक अधिकारों का भी जिक्र होता है। इसका जवाब है अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना सरकार का दायित्व है। सवाल यह भी है कि संविधान में होने के बावजूद इसको लागू करने में, यूसीसी को लागू करने में परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 25 का जिक्र आता है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी बात की गई है, और इसी के चलते दूसरे धर्म के लोग इसके लागू होने को लेकर विरोध करते हैं। सवाल यह कि इसका मतलब यह लागू नहीं हो पाएगा। जवाब यह है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूसीसी लागू करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सरकार इसको लेकर वकालत करती रही है और सरकार इसके पक्ष में है। अब सुझाव मांगे गए हैं, जो सुझाव पहुंचे हैं वो एकदम अंतिम चरण में आ चुका है, और लोगों से यूसीसी को लेकर उनके सुझाव आयोग के द्वारा मांगे जा रहे हैं, जिस पर लोग अपनी राय भी साझा कर रहे हैं।
और आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब एक देश है तो आखिर एक कानून क्यों नहीं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस पर उनकी राय क्या है, इसके पीछे के उनके तथ्य क्या है उनकी राय के, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाफिज गुलाम सरवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत करती हूं। प्रियंका टंडन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप राजनीतिक विश्लेषक है। प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबनम खान हमारे साथ स्टूडियो में, माफी चाहूंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मौजूद है। और ताहिरा हसन मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले ताहिरा हसन आप ही के पास आते हुए, क्योंकि 73 साल पहले इसको लेकर चर्चा हुई थी, एक लंबा वक्त बीत चुका है जब हम एक देश में एक समान कानून और समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, लेकिन इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूं ताहिरा हसन का यूसीसी पर टेक क्या है। पहले मैं एक चीज सही कर दूं, मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूं। राइट मैम। हाँ, मेरा कहना है कि देखिए यूसीसी इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, ये सब के लिए जितनी भी महिलाएं हैं भारतवर्ष की, सिर्फ मुस्लिम या हिंदू महिलाएं नहीं, क्रिश्चियन, सिख, सबका एक्सेस बराबर से हो कानून पर, इस बात को इसमें कहा जाएगा। लेकिन मेरा कहना है, कहा जाएगा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक समझ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि इम्प्लीमेंट यूसीसी बट डोंट फोर्स इट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, तो उसमें निहित है, इंस्टेंट है ये बात। तो मुझे लगता है कि पहले लोग जो अपनी बातें कह रहे हैं, पहले लॉ कमीशन को अपना एक मसौदा, एक ब्लूप्रिंट सामने रखना चाहिए, फिर उस पर डिबेट होती। और ये मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम ना हो और ये ना कहा जाए, ये सबके लिए है। देखिए मिताक्षर में जो ब्रांच है हिंदू लॉ की, वो बेटियों को नहीं देते हैं। ये स्पेशल स्टेटस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, उनका सवाल आएगा। ये साउथ में जो मामा भांजी की शादी होती है वहां आएगा। छोटी बेटी को ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी, उसका मसला आएगा। इसमें तमाम मसले एक साथ आएंगे। वो जो हिंदू एक लॉ है कि जहां पर ज्वाइंट फैमिली को इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिलती है, वो आएगा। क्या इन सब चीजों को, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि बहुत इजी टास्क नहीं है। ये महिलाओं के लिए जेंडर जस्टिस की बात है। ये जेंडर जस्टिस के लिए हमेशा जब कोई बात जेंडर जस्टिस की होती है तो मुश्किल होती है, क्योंकि जब अम्बेडकर भी हिंदू को आप बेसिकली एज अ होल हमको इसको देखना पड़ेगा, लेकिन आप साथ में ये भी मानती है कि ये होल देखना पड़ेगा जी। और इसके अलावा जितने भी पर्सनल लॉज है, कम से कम उनको कोडिफाई कर दीजिए, जिससे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं औरतों के खिलाफ, उनको खत्म करिए पहले, फिर हल्के हल्के इसको लाइए अगर देर लगती है तो। ठीक है मैम, लेकिन जेंडर जस्टिस के लिए रास्ता खोल दीजिए। ठीक है मैम, मैं लौटती हूँ आपके पास। शबनम खान, इज इट नॉट हाई टाइम, जब हम बात करते हैं महिलाओं के बराबरी के अधिकार की, लेकिन फिर भी मैं यूसीसी का मैं जब भी जिक्र करती हूँ तो बिल्कुल मैं मैम की बात से अग्री करती हूँ कि इसको हमको एज अ होल देखना पड़ेगा और इसमें हमको ये नहीं लगना चाहिए, किसी तरीके का भ्रम नहीं होना चाहिए कि यूसीसी सिर्फ एक धर्म को प्रभावित करेगा। आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के बीच में जाती है, उनकी राय क्या है, महिला इसको लेकर क्या सोचती है, उनके बराबर के अधिकारों को लेकर उनका क्या मानना है कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पूर्णिमा जी, आप देख रही हैं कि आप पूछ रही हैं जनता के बीच जाते हैं, तो जनता की राय तो पॉजिटिव ही आ रही है। चाहे थोड़े लोग उसको चैनल पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो कि मुस्लिम समुदाय इसको नहीं मानेगा, पर मैं मुस्लिमों से भी बात करती हूँ बहुत ज़्यादा। मुस्लिम महिलाएं तो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं मुझे, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है। ये जो एक पुरुष वर्ग है ना मुस्लिम समुदाय का, हालांकि ये इसका मुस्लिम सिर्फ समुदाय से कोई लेना देना नहीं है पूर्णिमा जी, ये पूरे सबके लिए चेंज होगा। हर देश की महिला पूरे देश की महिला सशक्त होगी, पूरे देश की एक एक बेटी को न्याय मिलने जा रहा है। ये पहली बार कोई भारत में बेटियों को कानून की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता था। बात इसकी नहीं है कि एसटी वाले समुदाय में क्या है, या
आप मुसलमानों को इस तरह से बरगला रहे हैं कि देखिए ये तो सिर्फ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकेगा। बल्कि मैं तो एक मुस्लिम भाई से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा जो सारे कपड़े पहनते होंगे ना वही वाली यूनिफॉर्म मुझे भी पहननी पड़ेगी। मैं नहीं मानता इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो आप सोचिए इन्होंने उसका ना ढांचा ही बदल के दिखा रहे हैं मुसलमानों को। मतलब यूनिफॉर्म से उन्होंने यूनिफॉर्म समझ जी, लिया, आप ये कह रहे उन्होंने हैं। सोचा कोई यूनिफॉर्म लेकर आ रहे हैं और मैं जो कुर्ता पजामा और अपनी टोपी लगाता हूँ मेरी छीन ली जाएगी और मैं कुछ और यूनिफॉर्म जो दी जाएगी वो पहनूंगा। तो आप देख रही हैं कि तरह तरह के इनको झांसे में लेकर आते हैं लोग। पर मैं बोल रही हूँ बेटियों को सशक्त करने की तरफ ले जाने की तरफ है ये कानून। पहली बार हर बेटी को, ना सिर्फ मुस्लिम बेटी को, हर बेटी को न्याय मिलेगा। हर बेटी जो देखिए हम मुसलमानों की, मैं क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ तो खासकर उस समुदाय की बात करती हूँ। नहीं मैम, आप तो उसको जीकर आई हैं, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल कौन पूछा क्योंकि आप था तो खुद पूर्णिमा एक जी, महिला आप है बताइए। और आप उस चीज को जीकर आई हैं। आज जब बराबरी के अधिकार की बात हो रही है, कौन पूछता था मुस्लिम समुदाय की बेटियों को? बस एक पुरुषों का राज चलता था, कभी मुस्लिम बेटी का नाम भी नहीं लेता था कोई। आप वो सत्ता का अधिकार और वो वाले अधिकार की बात, कुरान में तो लिखा है, आप देते तो नहीं थे ना। आप तो कुरान को फॉलो करने वाले लोग भी कुरान की बात भी नहीं मानी। हाफिज गुलाम सरवर भी इस वक्त हमारे साथ है। हाफिज गुलाम सरवर, आपका टेक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है? मैंने पहले इसीलिए दो महिलाओं से देखिए रिएक्शन लिया, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जो दूसरा जो लगातार इस तरीके के काम करती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। लेकिन आप जब हमारे साथ चर्चा में बैठे, जब महिला अधिकारों की बात हुई है तो आपने उनको सपोर्ट किया है कि हम तो उसको हमेशा सपोर्ट करते आए। लेकिन यूसीसी को क्या हाफिज गुलाम सरवर सपोर्ट करते हैं? जिस भाषण के क्या अभी आपने जिक्र किया, कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने जो भोपाल में भाषण दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस भाषण में यूसीसी पर मुश्किल से 1-2 मिनट अपनी बात रखी है और एक और जिक्र उन्होंने किया था पसमानदा मुसलमानों का, उस पर लगभग 6-7 मिनट उन्होंने जिक्र किया, कई जातियों का नाम भी गिनाया। बहरहाल चर्चा का विषय वो भी है, उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन अभी आप चर्चा कर रही हैं और हमारी सारी बहनें कह रही हैं महिला अधिकार को, देखिए आपत्ति क्या होती है कि ना चाहकर भी इनडायरेक्टली, अभी उनका नाम मैं जो वुमेन एक्टिविस्ट पहले ताहिरा हसन बहन, तो ताहिरा साहबा ने जो बातें कही वो 100% मैं एग्री हूँ उस बात से। लेकिन कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको लगता है कहीं तरबियत मिल जाती है। अरे साहब, इसमें इस्लाम का कोई मसला ही नहीं है। यूसीसी एक कानूनी दावपेच है और यूसीसी जब आर्टिकल 44 की बात आती है तो आर्टिकल, मैं बार बार यही कहता हूँ, एक तो आप भी 2-4 लाइन अभी जब अपनी बात रख रही तो आपने एक बातें कही है जो काबिले गिरफ्त है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। इस पर डिस्कस हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फिर जाकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। नहीं तो हाफिज गुलाम सरवर, उस अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन के लिए आप लोग ओपन हैं क्या? नहीं, हम लोग तो सदैव ओपन हैं। और जब धार्मिक दृष्टिकोण से अभी आप पूछेंगे, ताहिरा बहन बताएंगी, इस्लाम पहला धर्म है जिसने महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया। अब अधिकार का अर्थ क्या है? नहीं, लेकिन पर्सनल लॉ भी वही है जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करता है। नहीं, सीमित नहीं करता पर्सनल लॉ भी वही है। नहीं सीमित करता है। आप ये बताइए। करता है। नहीं, आप क्या? नहीं, हिंदू धर्म में महिलाओं को बाप की संपत्ति में अधिकार है क्या? तो अच्छा है ना, चेंज हो जाएगा। नहीं, चेंज कैसे हो जाएगा? मतलब जब कानून सबके लिए तो आप हिंदू के लिए ना बोलिए भाई, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों रो रहे हैं? सभी के लिए हो जाएगा ना। अब एक सवाल और एक सवाल। मुसलमान गुलाम सरवर, एक तो आप ये अप्रोच आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि एकदम सारा फोकस सबका मुस्लिम महिलाओं पर है। सारा फोकस मुस्लिम महिला पर। प्रधानमंत्री जी भी रो रहे हैं, अपनी महिला को तो कभी साथ में लेके घूमे नहीं, अपनी पत्नी को न्याय दिया नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए रो रहे हैं। करके चलिए गुलाम सरवर कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे हिंदू भी प्रभावित होंगे, उससे मुस्लिम भी प्रभावित होंगे, उससे ईसाई भी प्रभावित होंगे, सबका उससे तमाम जातियां होंगी, उससे आदिवासी होंगे, उससे एसटी होंगे, हर कोई उससे प्रभावित होगा और एक समान कानून की बात होगी। इसीलिए इस एक ट्रैक पर आप मत चलिए कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को लेकर हम लोग सेंट्रिक इससे मिलेगा क्या? सबके अधिकारों महिलाएं 50% लोकसभा में पहुंच जाएंगी क्या? विधानसभा में पहुंच जाएंगी क्या? नौकरियों में पहुंच जाएंगी? आज दिल्ली में घरेलू आसन अधिकार तो ये है। That's it। आज कितनी महिलाएं लोकसभा में? भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिलाएं? बहनों को लेकर पहुंचे, कितनी महिलाएं? अधिकार की बात करने वालों से पूछता हूं, कितनी महिलाओं को जिता के लाया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने?
कितनी महिलाओं को मंत्री बना दिया भारतीय जनता अरे पार्टी पहले ने? घर से तो शुरुआत कितनी कीजिए ना, मुख्यमंत्री हाफिज महिला गुलाम भारतीय सरवर, जनता पार्टी की? पहले घर से शुरुआत करिए। हमने मैं तो नहीं निकलने दे रहा हूँ। मोदी जी ने दिया ना, उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्री है क्या? उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री है क्या? मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री है क्या? महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री है क्या? आपको निर्मला सीतारमण नहीं दिखती, आपको स्मृति ईरानी कहाँ नजर न्याय नहीं है? आती है, जो न्याय दे ही नहीं रहा, वो न्याय की बात कर महिला रहा। के तौर पर नजर नहीं आई क्या? कहाँ आपको महिला? कहाँ देखना है ये बताइए कहाँ ना आप आप मुझे। बताइए ना। हाफिज गुलाम सरवर 300 मैं ये कह रही हूँ कि आप कितनी घर सांसद से है? बराबरी के अधिकार अरे के साथ बनेंगी शुरुआत ना, करने में बनने तो कब objection है बनेंगी? आपको। कब बनेंगे? आज आपको होश आया बाहर क्या? नहीं निकलने दिया। फिर आपने अरे तो पढ़ने नहीं जाने अजीब दिया। बात करें, मैं 3 आपसे तलाक पूछ में रहा हूँ ना फंसा के भाजपा रखा, से। हलाला में फंसा के रखा। अरे मैं भाजपा से पूछ रहा हूँ, हमसे पूछ रहे हैं। मैं तो नहीं, जैसे मैं अपनी बीवी को नहीं जैसे देता, उभरेंगी, मैं अपनी जैसे बीवी को जैसे बाहर उभरेंगी। निकलने नहीं देता। लेकिन वो लोग जब वकालत कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में लाया क्या? मुख्यमंत्री क्या कहा? बनाया क्या? उन्होंने 3 तलाक से बचाया। सुनिए एक मिनट, किसको 3 तलाक से बचाया? अपनी पत्नी को तो कभी साथ में घुमाया नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अपनी पत्नी को तो घुमाया नहीं। शाबानों तक को नहीं अपनी पत्नी को घुमाया क्या? अरे अपनी पत्नी को घुमाया क्या? प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को घुमाया क्या? चले जाते अरे हैं। अपनी पत्नी को मतलब कहीं ले यहाँ गए पर क्या? बात- एक मिनट मैम, एक मिनट प्रधानमंत्री की पत्नी मैम, के बारे में फालतू बकवास नहीं एक सेकंड सुनेंगे। नहीं, मुझे इंटरवेन कर। हाफिज गुलाम सरवर, आप कितना नीचे चले जाते हैं? नीचे कभी-कभी। कैसे जा रहे हैं? आप चर्चा जो के व्यक्ति दौरान अपने एक पत्नी मिनट को सर, न्याय नहीं एक देता, मिनट, वो एक देश को मिनट, कैसे यहाँ देगा पर न्याय? ये महिलाओं के सवाल है। बराबरी के अधिकार की बात हो रही है। आप बराबरी का चलेगा कि अधिकार, कोई आदमी, महिला, आप अपनी पुरुष एक पत्नी को साथ, कितना पति बाहर पत्नी, नीचे पूरी जाने दुनिया की एक जरूरत है साथ क्या जाता आपको? है। आपको इतना नीचे जाने की क्या जरूरत है किसी के जीवन में? नीची टिप्पणी आप है। बराबरी के अधिकारों ये की बात गलत है क्या करिए, बोलिए? आप बराबरी के ये अधिकारों की गलत है बात क्या करिए, सही है? बराबरी के अधिकारों की बात बराबरी की करिए, बात कर रहा हूं। किसी के निजी पति जीवन में पत्नी तर्क एक जाति साथ। मत करिए। राजीव आप गांधी, अपने घर सोनिया गांधी एक में, साथ आप घूमा अपने घर करते में थे। इजाजत देते हैं क्या सब लोग एक साथ सबको? घूमते देते थे। हैं क्या आप अपने घर में रबड़ी इजाजत देवी सबको? को मुख्यमंत्री एक बना सेकंड रुकिए, रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। प्रियंका टंडन जी को अरे डिबेट रबड़ी में- देवी को मुख्यमंत्री बना प्रियंका दिया। टंडन जी को अखिलेश ने डिबेट अपनी में लाते पत्नी को हुए- एमपी बना अरे दिया। हाफिज गुलाम सरवर रुकिए, एक और गेस्ट हैं प्रियंका टंडन जी को डिबेट में लाते हुए। प्रियंका टंडन जी, गहमा गहमी काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचती है? एक राजनीतिक विश्लेषक, देखिए चुनौतीपूर्ण है ये, और जो हमारा संविधान अधिकार देता है एक धार्मिक स्वतंत्रता का भी, और दूसरा सरकार के दायित्व को लेकर भी, लेकिन फिर भी एक काम राय ये कहती है कि जब देश एक है तो कानून समान होना चाहिए। लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण आपको नजर आता है कि सरकार इससे डील कर पाएगी? देखिए, पहले तो मुझे ना एक बात यहाँ पर मुझे लगता है कि कहना बहुत जरूरी हो गई है कि हम सर यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, रिलीजियस सेटअप में नहीं रहते। ये बात अब शायद बहुत सारे देशवासियों को भी सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किसी भी रिलीजियस सेटअप में नहीं रहते, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। बात यहाँ पर आती है कि सरकार की बात आती है या औरतों की हक की बात आती है। पहले एक बार गुलाम सरवर साहब को एक जवाब उनसे लेना चाहूंगी। सर, आप मुझे बताइए कि क्या आप आज के जमाने में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या डब्बा नोकिया का फोन इस्तेमाल करते हैं? एक सवाल है मेरा आपसे। आप क्या पैदल जाते हैं या आप कार से जाते हैं? नहीं, कार से जाते हैं। कार से जाते हैं। Yes, आपको स्मार्टफोन सिस्टम इस्तेमाल सारा करते हैं। सुविधाएं चाहिए उनको। आपको जाना जल्दी वाले फ्लाईओवर से है, करना सारा काम डिजिटल है, तो फिर औरत को, जब औरतों के हक की बात आती है तो यहाँ पर आप अपनी ऐसा तर्क रख रहे हैं कि क्या महिला ये बनी क्या ये ऐसा बनी क्या? तो आपकी सोच, मैं मान लूं कि जो आपकी व्यक्तिगत सोच है महिला को लेकर वो ऐसी ही है। नहीं, मैं व्यक्तिगत अपनी औरत जो को लोग बाहर कानून जाने ला रहे के हैं बाद उसकी देश सोच, में पूरे भारत में एक अपने महिला आसपास मुख्यमंत्री की नहीं, ये खबरों सवाल को मैंने उठाया। नहीं तो महिलाओं को अरे 10 साल तो मिला आपको मौका, जो महिलाएं अब क्या पूरी जिंदगी चाह रहे हैं क्या? मुसलमान औरतों को बोलने देते थे क्या पहले आप? अरे कम से कम बोल तो आप पा रही पहली है क्या मुसलमान औरत? ये पहली है भारत की मुसलमान आज औरत। बोलना शुरू किया है मुस्लिम औरतों ने। मुस्लिम औरतें चांद पर जा चुकी है, पढ़ लीजिए फिर से। 100 रुपए तक मुस्लिम औरतें चांद पर जा चुकी है, मुस्लिम औरतें सेना प्रमुख रह चुकी है, मुस्लिम औरतें बेगम हजरत महल आपके आबा अजदाद नहीं पैदा हुए होंगे तब यह हुकूमत कर चुकी है। पढ़िएगा तब जाइएगा, हजरत महल का नाम सुना है? बेगम हजरत महल का नाम सुना है? हाफिज गुलाम बेगम हजरत महल का सरवर, नाम अपनी सुना बात को है? आप पूरा कीजिएगा। शबनम खान जी, आप भी अपनी बात को पूरा कीजिएगा। हाफिज गुलाम सरवर, आप भी अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हाफिज गुलाम सरवर, हम लोग किसी मुस्लिम महिला, हिंदू महिला, आदिवासी महिला की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं की एज अ होल बराबरी के अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम सेंट्रिक होना बंद कीजिए। तो देखिए, देश में हर एक दुकान से लेके हर एक चाय के ठेले तक ये चर्चा होती है कि यूसीसी क्या
लागू होगा, और अगर लागू होगा तो कब लागू होगा? जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं? और इसीलिए बात हो रही है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको लेकर विधि आयोग ने रायशुमारी की है और लाखों प्रतिक्रियाएं विधि आयोग के पास आ चुकी हैं, जो कि अपने अंतिम दौर में है और इसको लेकर चर्चा भी गर्म है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे लगातार हम बातचीत इस पर कर रहे हैं, और मुफ्ती शमूम कासमी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कासमी साहब, आपका भी स्वागत करती हूं। और बाकी मेहमान हाफिज गुलाम सरवर, शबनम खान जी, प्रियंका टंडन, ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक रिएक्शन आपसे कासमी साहब लेते हुए, क्योंकि यूसीसी की चर्चा हो रही है, कासमी साहब को क्या लगता है यूसीसी को क्या लागू होना चाहिए, और अगर हां तो कोई चुनौतियां भी आपको नजर आती हैं? देखिए, अभी 18 जुलाई को हमारे आयोग के चेयरमैन श्री ऋतुराज जी से हमारी बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, लगभग 1.5 घंटा तक, और हर पहलू पे हमने गुफ्तगू की। यूसीसी ना किसी धर्म के ख़िलाफ़ है, ना किसी धर्म में मुदाखलत है, बल्कि अगर उसका यूसीसी का जब लागू होगी तो यूनिटी आएगी, एकता आएगी, और जो हमें बराबरी का जो हमारे मन में भावना है, वो बराबरी की भावना को प्रकट करेगा। मैं ये समझता हूँ कि यूसीसी और इस वक्त जो जस्टिस हमारे ऋतुराज जी हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, मैं 1.5 घंटे की गुफ्तगू के बाद ये समझा कि वो इतनी बारीकी से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो लोगों के सुझाव आ रहे हैं उन्हें वो बड़ी बारीकी से, क्योंकि वो खुद भी एक लॉयर हैं और चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मेरी उनसे कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिस पे डिस्कशन ना हुआ हो। हर चीज़ के ऊपर हुआ, यहाँ तक कि जो लड़कियों की उम्र है उसके बारे में भी हुआ। हमने उनसे बहुत सारी बातें हमारी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार यूसीसी के ज़रिए से एक ऐसा कानून लाएगी जो देश के अंदर ना ही किसी को परेशानी होगी और ना ही किसी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा। अब सवाल ये है कि मैंने कई बार ये बात कही है पूर्णिमा जी, आपने बड़ी बात कही थी कि इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन शायद ही होगा, शायद होगा, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कई बार ये बात कही है, आज भी मैं कह रहा हूं बड़ी विनम्रता से, बहुत आजिजी के साथ। मैंने ये कहा कि जो मुस्लिम संगठन इस पर वावेला मचा रहे हैं और मुसलमानों को ये बताने का की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ये प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव ये है कि इन 75 सालों के अंदर जिन लोगों ने शासन किया है, ये जो शासन इस वक्त चल रहा है बहुत निष्पक्ष है, सबके साथ भलाई का मामला है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम हो रहा है। तो इस तरह के भावनाएं रखने वाले लोग किसी समुदाय को क्यों परेशान करने की बात करेंगे? तो मैं पूर्णिमा जी एक बात लेकिन ताहिरा हसन जी, फिर सवाल ये है कि फिर भ्रम फैला कौन रहा है? जब शुरुआत में हमने चर्चा की शुरुआत की तो आपने कहा कि इसको हमें एज अ होल देखना होगा, लेकिन फिर क्यों ये सिर्फ एक वर्ग या एक धर्म के सेंट्रिक होता हुआ नजर आ रहा है? क्यों उनको ये बताया जा रहा है कि भाई आपके लिए समस्या हो जाएगी यूसीसी अगर लागू हुआ तो? देखिए, मैं तो एक लंबे समय से बहुत यूसीसी पे बोली, कोई चैनल नहीं बचा है। मैंने सारे नेशनल चैनल्स में ये बात कही कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस पे ना बोले, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मैंने मिताक्षरा, हिंदू ब्रांच है लॉ की, उसके बारे में बताया, वो लड़कियों को नहीं देते आज भी। मैंने साउथ का बताया कि वहां पे डिफिकल्टीज है, स्पेशल स्टेटस जो नॉर्थ ईस्ट को है, वहां पे कैसे करेंगे? अभी इनको इस पे बहुत काम करना है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए मैंने कहा था कि जो इनजस्टिस होता है महिलाओं के साथ, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है, उनको पहले आप पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दीजिए, जिससे औरतों के साथ इनजस्टिस ना चले। और ये, मैं तो एक विमेन एक्टिविस्ट हूं, मैं ये पॉलिटिकली इस बात को नहीं कह सकती कौन सरकार क्या है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन महिलाओं की हित की बात मैं कर सकती हूँ कि महिलाओं ने अपने स्ट्रगल से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनवाया। उस वक्त यही कहते थे सांसद कि महिलाएं सबसे असुरक्षित चार दीवारी में है, ये महिलाओं ने बनाया। फीमेल फिटिसाइड का बनवाया। निर्भया में हम सब सड़कों पे खड़े रहे, एंड आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू गिव माय इनपुट्स इन द जस्टिस वर्मा कमेटी। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं वो महिला हित में बोलेंगी।
चाहे महिला हिंसा पे हो वहां भी बोलेंगे। होता ये होता है तायरा मैम कि जब इस तरीके की देखिए बातें होती हैं और इस बात का रियलाइजेशन होता है कि आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, तो एक महिला होने के नाते मैं भी उन रोंगटों को महसूस करती हूँ जब मैं ये जानती हूँ और इस बात को समझती हूँ कि कैसे आपको अपने एक एक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन प्रियंका टंडन, फिर ये सवाल क्यों जो इस वक्त गुलाम सरवर साहब उठा रहे थे कि कौन सी महिला मुख्यमंत्री बना दी, कौन सी, कितनी, जरा बताइए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या राज्यसभा में हो गया 50% कैसे हो गया, विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आ पाया, परसेंटेज बढ़ना चाहिए और सेंसिटिव महिलाओं को आना चाहिए। जी मैम, इनसेंसिटिव महिलाओं से कुछ नहीं होगा। सवाल किया सर, मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी सोच को महिलाओं के प्रति मान लूं कि आपकी सोच महिलाओं के प्रति यही है। और दूसरी बात जो मैं कहा कि कौन सी महिला को उसके माँ बाप की जायदाद में हिस्सा मिलता है, तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो औरत होती है, औरत आज भी इस देश की औरत को हिस्सा नहीं चाहिए। आज भी बेटियां माँ बाप को पाल रही हैं बिना इस उम्मीद के कि जायदाद उनके नाम पर हो जाए। मुझे नहीं पता आप कैसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनको सिर्फ माँ बाप की जायदाद चाहिए। शायद आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे रहे होंगे, आप जो भी महिलाओं के लिए तर्क कर रहे हैं, और आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है महिलाओं को लेकर। मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मुझे जस्टिफाई करना पड़ रहा है, ये बात बतानी पड़ रही है आपको। आप स्कॉलर हैं, आप बैठते हैं, आप डिबेट करते हैं, लेकिन फिर भी आप महिलाओं के बारे में जो आपका तर्क है बहुत ही अजीब है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मैं बार बार हम सब बोल रहे हैं, देखिए ये सिर्फ डिस्कशन चल रही है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। दिस इज डिस्कशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डिस्कशन करना अलाउड है, आपको किसी भी बात पर डिबेट करना अलाउड है, अपना तर्क रखना अलाउड है। यहाँ पर प्रियंका जी पॉइंट पर प्लीज, पॉइंट पर देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी सर ने महिलाओं के लिए बोला कि कितनी % महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिक्स में आती है, तो इनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, सीतारमन जी हैं, और बहुत सारी जिनकी वजह से आज भी औरतें खुल के सांस ले पाती हैं। अब 2 सेकंड का टाइम मैं चाहूंगा। अभी आपने एक बात कही कि मुस्लिम क्यों सामने आती हैं, ताहिरा बहन ने भी कहा, कासमी साहब ने भी कहा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं आना चाहिए। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं आना चाहिए। जिस तरह से मणिपुर के उस वीडियो को 74 दिन रोका गया, उसी तरह से आदिवासियों के प्रोटेस्ट को टीवी नहीं दिखा रहा है और क्रिश्चियन के प्रोटेस्ट को नहीं दिखा रहा है, उसी तरह से सिखों के प्रोटेस्ट को नहीं दिखाया जा रहा। सिख विरोध कर रहे हैं, सिखों के सुप्रीम लीडर को किसने रोका? एक कर पहले सवालों का जवाब गुलाम सरवर। उस वीडियो को किसने रोका? उस वीडियो को किसने रोका? नहीं करूंगा, उस वीडियो को किसने रोका? और प्लीज इसको लेकर सेंसिटिव इनफ रहिएगा, क्योंकि एक महिला की बात हो रही है। किसने रोका उस वीडियो को? क्या आज से उस पर सुनवाई नहीं हो रही? क्या मामला सीबीआई के पास नहीं गया? क्या डे वन से सरकार नहीं कहती कि वो इस पर चर्चा के लिए तैयार है? तब आप लोग सोए रहते हैं क्या गुलाम सरवर? जब ये बातें आती है आप लोग सो जाते हैं क्या? मीनवाइल आपको समझ में नहीं आता कि आसपास चल क्या रहा है? आंखें बंद हो जाती है आप लोगों की। जब टीवी सपोर्ट करेगा तो देश मानेगा, कितना स्पेसिफिक और फैक्टलेस आप साउंड कर रहे हैं इस वक्त। आप सरकार नहीं है, आपको जनता की बात करनी चाहिए थी। आप हैशटैग चला रही है, बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, इंडिया नहीं बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। नहीं चाहिए, और अगर इंडिया को नहीं चाहिए होता, सुनिए, अगर नहीं चाहिए होता, दलितों का, सुनिए एक सेकंड गुलाम सरवर, एक सेकंड सुनिए, के आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण खत्म करेंगे आप? अगर लोगों को अपना सपोर्ट नहीं देना होता तो 35,000 लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। 35,000 लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। एक सेकंड सुनिए, एक देश में 3 कानून कैसे होगा? समान वर्ग के लोगों को आरक्षण हो जाए तो बताइएगा। एससी को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण, एसटी को आरक्षण कैसे खत्म कीजिएगा बताइए। मैडम इनको पूरा करने दीजिए, हो गया आपका गुलाम सरवर। आप सुनिए मेरी बात, अगर ये मुहिम नहीं होती, लोगों के मन में ये नहीं होता, तो कल रात से लेके अब तक 35,000 लोगों का एजेंडा है। 35 लाख भी सुनिए आप मेरी बात, वो सब पता है भारत के लोगों को। आपका एजेंडा दुनिया जानती है गुलाम सरवर, आपका एजेंडा दुनिया जानती है, इसीलिए एजेंडे की बात मत करिएगा। और सुनिए,
विधि आयोग ने जो प्रतिक्रियाएं मांगी है, लाख से ऊपर प्रतिक्रिया उनके पास नहीं आती अगर विधि आयोग इस जहन में उनके ये नहीं होता कि लोगों को साथ लेकर चलना है। इसलिए ये सब बेकार की बकवास यहां पर मत कीजिएगा। अगर एजेंडा होता तो एजेंडा आपका है, जो मुस्लिम महिलाओं के बराबरी के अधिकार की बात नहीं करते। ये एजेंडा आपका है, ये एजेंडा चैनल का नहीं है, चैनल लोगों की बात करता है। और मैंने आपसे पूछा कि हाफिज गुलाम सरवर का टेक क्या है यूसीसी पर, तो आपने बता दिया कि उन्होंने ये कहा था, भोपाल में आपने आदेश दिखाया तो ये दिखाया। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि आपका टेक यूसीसी पर क्या है, आप बताइए आपका टेक क्या है, जो दुर्व्यवहार आप बताइए कि आप यूसीसी को सपोर्ट नहीं करते। देश का वो असल मुद्दा है। 3 महीने हो गए मणिपुर में नंगा नाच हो रहा, क्या और मणिपुर में नंगा नाच हो रहा है, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? हजारों लोगों में 10 आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसके बाद बात कीजिए। उसके बाद टीवी चैनल ने चलाया कि अब्दुल ने ये कांड किया। शबनम खान, ये बताइए कि क्या जो इसके असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो पाएगी, या हाफिज गुलाम सरवर और इनके जैसे लोग जो एजेंडा चला रहे हैं इसको लेकर, इनको कोई समझा पाएगा कि असल में यूसीसी में बात क्या हो रही है? यूसीसी में सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी क्या है? सारे देश की बेटियों को, ना सिर्फ मुस्लिम बेटियों को, सारे देश की बेटियों को इक्वालिटी का अधिकार मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। और पेट दर्द ये जो उछल रहे हैं ना, बेटी बेटी, बड़े याद आ गई बेटियां इनको। अब बेटी के लिए किया कुछ नहीं है इन्होंने। इतने साल पहले शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया, बैठकर यहाँ पर हाय बेटी, हाय देश की बेटी, हाय मुस्लिम बेटी। ये नकली नाटक, और ये नकली नाटक चलने वाले और विपक्ष का एजेंडा लेकर आने वाले, आप किसका एजेंडा चला रहे हो जरा बताना। इन्होंने ज़किया जाफरी को भी न्याय दिला दिया सोसाइटी में। पूर्णिमा जी मैं बोल रही हूँ कि मुस्लिम बेटियों से इनकी चिंता ही नहीं है, इनको चिंता ही यूसीसी में ना इन्हें सिखों से प्रॉब्लम है, वो सब अपनी बात रख लेंगे, उनके लिए उछलना शुरू कर दिया। मुस्लिम बेटियों के लिए कभी आपने सोचा है? हाँ, कभी आप उनकी शिक्षा के लिए लड़े? कभी आपने उनके लिए कहा है कि नौकरी हराम है, शिक्षा हराम है, परफ्यूम लगाना हराम है? सारी चीजों को तो आप हराम बताते आ रहे हो बेटियों के लिए। अब यहाँ पर बैठकर लेक्चर झाड़ रहे हैं। तो आप मुसलमान नहीं है क्या? हम तो लड़ रहे हैं, तो फिर आ गए हम ही लड़ रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा, हम लड़ रहे हैं। हम ना लड़े होते तो आज यहाँ बैठकर मुस्लिम ये बहाना है कहने का, ये कहने का बहाना है। ये बातें यहाँ नहीं पूरे दरवाजे खुले हैं, सबके दरवाजे खोले, बिल्कुल खुले हैं दरवाजे, ओपन है, दरवाजे खोले। महिलाओं ने खुद लड़ाई लड़ी, टीचर है, महिलाएं खुद लड़ी अपने हक के लिए। महिलाओं को तो आप बस बच्चे पैदा करो, नौकरियों में, जॉब में, शिक्षा मत ले लो, ये कहने की बात है। एजुकेशन होगा, आगे बढ़ेंगे, हलाला करा लो, आप एजुकेशन एक जैसा कर दीजिए ना। आज भी आप सिर्फ यही, अरे तो फिर आप मदरसों में भेजना बंद कर दीजिए ना सर, एजुकेशन बराबर करनी है तो शादी नहीं कर पाओगे। फिर आप मदरसों में भेजना बंद करिए, फिर एजुकेशन बराबर करनी है तो बंद करिए वहां पर भेजना। कासमी जी, आप सुन रहे हैं कि जब बात तर्कों पर की जाती है तो किस तरीके के कुतर्क दिए जाते हैं, और आपके सामने तो सब कुछ खुली किताब है। जरा बताइए, जो गुलाम सरवर कह रहे हैं कितनी सच्चाई उसमें है? और ये कहने की बात है कि जिसको आगे निकलना होता है वो निकल जाता है, ये तो सीधे सीधे पर्दा डालने जैसी बात हो गई। कासमी जी। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि हम तो सारी महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। हर महिला हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है। मैं इस सिलसिले में ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं, जैसे अभी शबनम भी ये बात कह रही थी, और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस दौर में महिलाएं, हमारी ख़वातीन बराबरी के लिए पर तोल रही हैं, और वो किसी भी तरह से समाज में पीछे नहीं है। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है, जब मैं कह रहा था आपसे कि इनकी जो ठेकेदारी प्रथा है वो ख़त्म होने वाली है। भाई एक मिनट, आप अभी सवाल कर लेना, मुझे पूरी बात कर लूँ, मैं पूरी बात कर लूँ। मेरा ये कहना है कि भाई यूसीसी का कौन सा ऐसा पहलू है जिस पर आपको एतराज़ है और वो आ गया। मैं दो चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक ड्राफ्ट वहाँ बन रहा है, तैयार हो रहा है। उनसे मेरी यहीं पे दिल्ली में मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारे बिंदुओं पे गुफ्तगू हुई।
जितनी निष्पक्षता के साथ, जितनी ईमानदारी देखिए, के साथ नहीं, देवभूमि में काम हो रहा है, दिक्कत यहाँ पर उसके ये है। अलावा जरा सुनिए, कासमी साहब, इसके अलावा कासमी साहब, पूर्णिमा जी, मेरे पास समय कम है, मैं जो बात कर रहा हूँ आप पूरी- 10 सेकंड में अगर इसको प्लीज मैं वाइंड अप आप कर मेरे पाइए। सुनिए, अभी मैं जी। ये बात कह रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आकर के अगर उन्हें कहीं ये लग रहा है कि हमें कहीं इस पे कोई एतराज है बिल्कुल, तो या हम आपत्ति दर्ज बहुत कराएं। हम बहुत तो आपत्ति दर्ज तो कराएं। वो जाएं, यही तो और बात जाने है। के बाद अरे भाई आप बात आपत्ति दर्ज कराए, यही सीधी सी बात है। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, ड्राफ्ट को आने दिया जाए और नहीं लगता है कि इस पर चर्चा का स्कोप है, तो चर्चा करें, अपनी राय दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम सरवर शामिल होने के लिए, कासमी साहब आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए। और हमारे साथ शबनम खान थी, प्रियंका टंडन, ताहिरा जी भी हमारे साथ थी। ताहिरा जी माफी चाहूंगी, मेरे पास समय कम है इसलिए आपकी प्रतिक्रिया मैं नहीं ले पा रही हूं, लेकिन कुल मिलाकर भारत फॉर यूसीसी, भारत मांगे यूसीसी, ये तय है। और इस पर आपको कोई कितना भी रोके, अपनी राय देने से चूकिएगा मत, सिर्फ मिस्ड कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए।